बच्चों, अब हम अंतर हैलोजन यौगिक के बारे में जानेंगे। अंतर हैलोजन यौगिक जिसमें हैलोजन का हैलोजन के साथ मिलकर यौगिक बनाना होता है, अर्थात एक हैलोजन तत्व दूसरे हैलोजन तत्व के साथ क्रिया करके यौगिक बनाते हैं। जैसे यदि हम X कहते हैं तो X का अर्थ हम जनरली जानते हैं कि क्लोरीन होगा या फ्लोरीन होगा या आयोडीन होगा। इस तरह से ये फ्लोरीन या आयोडीन को ये रिप्रेजेंट करता है। यदि हैलोजन हैलोजन के साथ कंपाउंड बनाते हैं तो उसे हम अंतर हैलोजन यौगिक कहते हैं। तो इसके प्रकार होते हैं जैसे XX प्रकार का या XX3 प्रकार के हो सकते हैं, XX5 प्रकार का हो सकता है यहाँ पर, और XX7 प्रकार का भी यह हो सकता है। तो ये इतने प्रकार के हैलोजन कंपाउंड्स ये बना पाते हैं। अब इसमें हमें ध्यान देना है कि जो XX है वो अलग अलग विद्युत ऋणात्मकता वाले हैलोजन होंगे। जैसे यदि हम ClF कहते हैं तो ClF अर्थात यहाँ पर एक क्लोरीन का परमाणु है, एक फ्लोरीन का परमाणु है, यानी दो अलग अलग हैलोजन मिलकर ClF अंतर हैलोजन यौगिक बनाते हैं। इसमें इस Cl की जो ऋण विद्युतता होती है और फ्लोरीन की ऋण विद्युतता दोनों में डिफरेंस होता है। Cl की तुलना में फ्लोरीन जो है वो अधिक ऋण विद्युती होता है। आप हमेशा ये देखते हैं कि जब भी हम किसी यौगिक को लिखते हैं तो जैसे मान लीजिए यदि हम एक सिंपल यौगिक NaCl की बात करते हैं तो यहाँ पर Na जो है वो धनात्मक होता है और Cl जो है वो ऋणावेशित होता है। तो यहाँ इसका अर्थ है कि Cl जो है वो ज़्यादा ऋण विद्युती है सोडियम की तुलना में। तो उसी कॉन्सेप्ट के आधार पर हम इसे भी देख सकते हैं कि Cl की जो ऋण विद्युतता होगी वो फ्लोरीन की तुलना में कम होती है। तो जो ज़्यादा ऋण विद्युती तत्व होगा वो बाद में लिखा जाएगा, यानी फ्लोरीन, और Cl की ऋण विद्युतता कम है वो पहले लिखी गई। इसी तरह से मान लीजिए हम इसका एग्जाम्पल लेते हैं तो ये ClF3, तो यहाँ भी वही कॉन्सेप्ट है। Cl की ऋण विद्युतता फ्लोरीन से कम होती है, फ्लोरीन की ऋण विद्युतता Cl से अधिक होती है। तो हम ये समझ सकते हैं कि अंतर हैलोजन यौगिक में हैलोजन एवं हैलोजन तत्व आपस में मिलकर अंतर हैलोजन यौगिक बनाते हैं, और इसमें जो अधिक ऋण विद्युती होता है उसे हम बाद में लिखते हैं, जो कम ऋण विद्युती होता है उसे हम पहले लिखते हैं। इसकी संरचना के बारे में जब हम जानेंगे तो विभिन्न प्रकार के संकरण एवं उसकी ज्यामितीय संरचनाओं को हम जानेंगे, क्योंकि वहाँ पर हम देखेंगे कि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है जिसके कारण उसकी जो संरचना है वो साधारण से विकृत हो जाती है। तो यहाँ जब हम एक प्रश्न के बारे में जानने का प्रयास करते हैं कि यदि हम Cl2 एवं ClF ये देखें, यानी अगर हम एक साधारण हैलोजन और एक अंतर हैलोजन यौगिक या अंतर हैलोजन अणु की तुलना करते हैं तो कौन सा ज़्यादा क्रियाशील होगा। तो ये प्रश्न बहुत इम्पॉर्टेंट है बच्चों। जो अंतर हैलोजन यौगिक होते हैं वे अधिक क्रियाशील होते हैं। इसका कारण है कि जब हम Cl की बात करते हैं, Cl2 की बात करते हैं तो वहाँ पर दो Cl है, दोनों एक ही प्रकार का परमाणु है, तो इनकी ऋण विद्युतता में कोई डिफरेंस नहीं होता है, तो ध्रुवीयता यहाँ पर नहीं होती है। अब Cl और F में हम ये समझ गए कि Cl की ऋण विद्युतता फ्लोरीन से कम होती है, अर्थात यहाँ पर इनकी ऋण विद्युतता में अंतर होता है। दो अलग अलग हैलोजन हैं तो इनकी ऋण विद्युतता में अंतर पाया जाता है, तो इसकी जो ध्रुवीय शक्ति होती है वो अधिक होती है। जो अंतर हैलोजन यौगिक होते हैं तो ये क्रियाशील ज़्यादा होते हैं, क्योंकि यहाँ पर दो अलग अलग प्रकार के हैलोजन हैं, दो अलग अलग प्रकार के हैलोजन परमाणुओं के मध्य बंध बना है, और Cl2 या F2 यहाँ पर दो समान प्रकार के हैलोजन होते हैं। तो अंतर हैलोजन यौगिक जो होते हैं उसकी क्रियाशीलता हमेशा एक साधारण जो हैलोजन अणु है उसकी तुलना में अधिक होती है। क्यों? इसका कारण ये है कि Cl और F के बीच में ऋण विद्युतता में डिफरेंस होने के कारण यहाँ जैसे ये अधिक ऋण विद्युती है तो ये आंशिक ऋणावेश और इस पर आंशिक धनावेश उत्पन्न होगा, क्योंकि F या फ्लोरीन जो है वो अधिक ऋण विद्युती होता है, तो ये इसके ध्रुवीय शक्ति इसकी अधिक होती है और ये ज़्यादा क्रियाशील होता है। तो यहाँ पर जो दोनों अलग अलग हैलोजन परमाणु के जो कक्षक होते हैं, ये दोनों के मध्य बनने वाला जो बंध होता है, इनके कक्षकों के मध्य अतिव्यापन से बनता है।
तो इन कक्षकों के मध्य होने वाला जो अतिव्यापन है वो शुद्ध हैलोजन परमाणु के कक्षकों के बीच होने वाले अतिव्यापन की तुलना में कम प्रभावी होता है। तो जब अतिव्यापन की मात्रा अधिक होगी तो वहाँ पर बंध भी अधिक प्रबल बनता है, और यहाँ पर अतिव्यापन इतना प्रभावी नहीं होता है, तो ये ज़्यादा क्रियाशील होते हैं। अब हम एक एक करके संरचनाओं को जानेंगे। जैसे यदि हम XX टाइप का देखें तो इसमें हमने उदाहरण देखा XX टाइप में ClF। तो Cl यहाँ केंद्रीय परमाणु है। Cl के लिए जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम बनाते हैं तो 287, बाह्यतम कोश को जब हम बनाएंगे तो बाह्यतम कोश में इस प्रकार से ये बनेगा। तो यहाँ पर 3s2, 3px2, 3py2 और 3pz1 इस तरह से रहता है, और 3d जो है वो वैकेंट होता है। यहाँ पर ये 3d जो है वो यहाँ पर वैकेंट होता है। अब ClF है, F का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर हम बनाते हैं तो 2 7, तो 2s2 बाह्यतम कोश को हम बनाएंगे तो 2px2, 2py2, 2pz1 यहाँ भी एक अयुग्मित है। अब यहाँ हम देखते हैं कि जो संकरण होता है ClF में वह संकरण होता है sp3 संकरण। sp3 संकरण होता है। sp3 संकरण से जो संकरित कक्षक बनेंगे वो कुल 4 संकरित कक्षक बनते हैं, यानी एक s का और 3p का ऑर्बिटल जो है यहाँ पर पार्टिसिपेट करता है संकरण में, तो कुल 4 प्रकार के संकरित कक्षक बनते हैं। 4 संख्या में sp3 संकरित कक्षक यहाँ बनते हैं। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि ये लोन पेयर के रूप में प्रेजेंट है, मतलब यहाँ पर ये बंध बनाने में भाग नहीं ले रहे हैं। भले ही यहाँ पर 4 संकरित कक्षक है जिसमें से 3 जो है वो पूर्ण रूप से भरा हुआ और एक जो है वो सिंगल है, तो यहाँ पर एक कक्षक जो sp3 बना हुआ है उसमें केवल एक इलेक्ट्रॉन है, तो F का जो एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है यानी 2pz का, और sp3 जो Cl का है उसके sp3 में जिसमें कि एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है उसके और 2pz के बीच अतिव्यापन होगा। और यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन हम सेकेंड बनाते हैं ये इलेक्ट्रॉन शो करता है कि यह कहाँ से आया, फ्लोरीन से। तो यहाँ पर जो संकरण है वह sp3 है। वास्तव में sp3 संकरण यदि होती है तो उसकी संरचना होना चाहिए यहाँ पर चतुष्फलकी, लेकिन यहाँ पर इसकी संरचना चतुष्फलकी नहीं होगी बल्कि रेखीय संरचना हो जाती है। क्यों रेखीय हो गई? क्योंकि यहाँ पर जो 3 है हम देख रहे हैं, ये 3 जो है वो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के प्रेजेंट में के रूप में प्रेजेंट है, 1 2 और 3। तो Cl के पास यहाँ पर 1 2 3 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये हम इसको Lp के फॉर्म में कह सकते हैं। ये भी Lp है, ये भी Lp मतलब लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ जो संरचना है वो हो गई रेखीय। वास्तव में sp3 यदि संकरण है तो संरचना होना चाहिए चतुष्फलकी, लेकिन यहाँ पर संरचना विकृत हो गई और हो गई रेखीय। तो ये हमने जाना ClF के लिए। इसी प्रकार यदि हम ClF3 के बारे में जानेंगे तो ClF3 जहाँ पर यहाँ भी हम Cl के लिए जब हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसी तरह से बनाकर देखते हैं, क्योंकि Cl जो है वो केंद्रीय परमाणु है, तो इस प्रकार से उसमें हम व्यवस्था देखेंगे कि 3s2 है और 3px2, 3py2 और 3pz1, तो 3s, 3px, 3py और 3pz। तो यहाँ पर f के 3 हैं, मतलब ऐसे ही f जो यहाँ हमने 1 बनाया था, इसी प्रकार आप मानिए कि f हम 3 बनाएंगे। तो जब 3f बनाएंगे तो 3f होगा और तीनों f में 2pz होंगे, अर्थात Cl के चारों तरफ कितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हैं फ्लोरीन के? 3 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, फ्लोरीन के 3 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं। तो यहाँ पर अब हम देखेंगे कि सिर्फ एक ही अयुग्मित इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहा है, तो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन उत्तेजित होकर चला जाएगा 3d में, और दूसरे स्टेप में हम देखेंगे कि एक और इलेक्ट्रॉन उत्तेजित होकर, पहले स्टेप में हम ऐसा ही बनाएंगे, इसमें पहले स्टेप में हम एक इलेक्ट्रॉन को उत्तेजित करके
शो करते हैं। यहाँ पे देखिए एक ये इस तरह से। तो अब देखिए एक स्टेप ये हो गया और यहाँ पर दूसरा स्टेप करने की आवश्यकता है ही नहीं, क्योंकि अब यहाँ पे 3 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हमें दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पर जो संकरण होगा वो होगा sp3d, एक s का, 3 p का और एक d का। तो इस प्रकार sp3d संकरण होता है। अब sp3d संकरण होने पर 5 संकरित कक्षक बनेंगे। एक ये हो गया 5 संकरित कक्षक, एक ये, एक ये, एक ये, एक ये, एक इस तरह से 5 संकरित कक्षक बनेंगे, जिसमें से 2 यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं जिसमें कि पूर्ण रूप से इलेक्ट्रॉन भरा हुआ है। 2 कक्षक ऐसे हैं जिसमें कि इलेक्ट्रॉन पूर्ण रूप से भरा हुआ है। तो जब हम ClF3 की बात करते हैं तो Cl इस तरह से बनाएंगे और इसमें देखिए हम देख रहे हैं कि 2 जो है वो इस तरह से है जिसमें कि पूर्ण रूप से है भरा हुआ इलेक्ट्रॉन। अब 3 इसमें जो है वो बंध बनाने वाले हो गए, 3 जो है बॉन्डिंग पेयर हो गए, एक ये और एक ये। तो जब 3 बॉन्डिंग पेयर हो गए तो बंध बनाने के लिए जो इलेक्ट्रॉन मिलने वाला है वो फ्लोरीन का मिलेगा, फ्लोरीन के 2pz से। तो एक यहाँ पे बना दिए, ये फ्लोरीन का हो गया, ये दूसरा फ्लोरीन हो गया और ये तीसरा फ्लोरीन हो गया। तो इस तरह से ये फ्लोरीन के इलेक्ट्रॉन को शो कर रहे हैं। ये जो रेड वाला है ये फ्लोरीन के इलेक्ट्रॉन को शो कर रहे हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे हम फ्लोरीन बना देंगे, ये 3 फ्लोरीन हो गए। तो वास्तव में इसकी जो संरचना sp3d संकरण यदि कहीं किसी अणु में होता है तो उसकी संरचना होनी चाहिए त्रिकोणीय द्विपिरामिडी, लेकिन इसकी संरचना हो जाएगी T आकार की। ये आप देखिए ये T आकार दिखाई दे रहा है इस तरह से। जब हम ऐसे T लिख सकते हैं, ये T है, T का आकार दिखाई दे रहा है। इस 2 लोन पेयर के प्रेजेंट के कारण VSEPR थ्योरी, जो अपने कक्षा 11वीं में पढ़ी है, VSEPR थ्योरी, कि जब कभी भी किसी भी केंद्रीय परमाणु के चारों तरफ बंध बनाने वाले इलेक्ट्रॉन तो हों, लेकिन कुछ ऐसे भी इलेक्ट्रॉन के जोड़े हों जो कि बंध बनाने में भाग नहीं ले रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में जो प्रतिकर्षण है वह बढ़ जाता है। जो लोन पेयर के मध्य प्रतिकर्षण है वह बहुत अधिक होता है बॉन्ड पेयर के बीच में होने वाले प्रतिकर्षण की तुलना में। तो यहाँ पर इसकी संरचना हो गई T आकार की। तो ये हमने देखा कि sp3d संकरण है तो होना चाहिए था इसकी संरचना त्रिकोणीय द्विपिरामिडी, लेकिन इसकी संरचना हो गई T आकार की, क्योंकि यहाँ पर 2 लोन पेयर प्रेजेंट है। इसको हम Lp और ये भी हो गया Lp, और ये वाले जो बॉन्ड पेयर हैं क्योंकि ये बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो ये बॉन्ड पेयर हो गए। तो अब इसकी संरचना जो है वो T आकार की हो गई, होना चाहिए था त्रिकोणीय द्विपिरामिडी। बच्चों अब हम ClF5 की संरचना को जानेंगे। ClF यानी यहाँ भी से Cl केंद्रीय परमाणु है यहाँ पर और फ्लोरीन जो है इसके चारों तरफ प्रेजेंट है। तो उसी तरह से हम यहाँ पर Cl के बाह्यतम कोश को दर्शाते हैं, जिसमें कि 3s2 3px2 3py2 3pz1। तो इस तरह से इलेक्ट्रॉन को शो करेंगे। तो ये Cl के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को हम पहले बना लेते हैं। तो यहाँ हम देखते हैं कि फ्लोरीन जो है वो 5 है और फ्लोरीन के पास मतलब यदि बाह्यतम कोश में देखा जाए तो जैसा हमने पहले देखा 2pz1 है, मतलब एक अयुग्मित इसमें प्रेजेंट है। तो यहाँ पर यहाँ Cl के चारों तरफ जो है वो 5 फ्लोरीन दिखाई देते हैं और यहाँ केवल एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। तो फर्स्ट स्टेप में एक इलेक्ट्रॉन उत्तेजित होकर यहाँ चला जाएगा। तो प्रथम स्टेप में हम बनाते हैं तो ये इस तरह से बनता है। यहाँ पर एक एक करके हम इलेक्ट्रॉन को उत्तेजित होता हुआ दिखाते हैं, यानी एक कोश से एक जो ऑर्बिटल से यानी py से पहले इलेक्ट्रॉन चला जाएगा 3d में। तो ये एक चला गया तो ये 3d है, ये 3p और ये 3s। अब यहाँ पर टोटल इलेक्ट्रॉन जो Cl के चारों तरफ है वो प्रेजेंट है 5 और यहाँ अभी दिखाई दे रहा है युग्मित इलेक्ट्रॉन 1 2 और 3। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि एक और बार उत्तेजन कराना होगा। तो जब हम एक और बार उत्तेजन दिखाएंगे तो ये इस तरह से जाएगा इलेक्ट्रॉन यहाँ पर। तो इस तरह यहाँ पर 1 और ये 1 2 3 4 और ये 5। तो ये 3s
3p और ये 3d। तो इस तरह यहाँ पर उत्तेजित अवस्था में जब हम देख रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को Cl के लिए, तो वो हमें यहाँ पर Cl में 3s2, 3p में 3 मतलब 3px1, 3py1, 3pz1, उसी तरह से 3d में 2 इलेक्ट्रॉन उत्तेजित होकर चले जाते हैं। तो यहाँ जो संकरण होता है वो संकरण है sp3d2। तो sp3d2 संकरण हो रहा है, तो यहाँ पर टोटल जो ऑर्बिटल बनेंगे वो एक s का, 3p का और 2d के, इस तरह से 6 ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करते हैं। तो बनने वाले जो संकरित कक्षकों की संख्या होगी वो भी 6 होगी, 3, 4 और ये 5, लेकिन यहाँ पर 2 भाग ले रहे हैं। तो sp3d2 मुख्य जो संकरण होगा वो होगा sp3d2। संकरित कक्षक यहाँ पर बनेंगे 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6 भाग ले रहे हैं, बनने वाले संकरित कक्षक भी 6 होते हैं। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। तो इस एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन के कारण इसकी जो संरचना है वह विकृत हो जाती है। वास्तव में इसकी जो संरचना है वो होती है यहाँ पर अष्टफल की, लेकिन विकृत होकर इसकी संरचना हो जाती है वर्ग पिरामिडी। तो यहाँ पर जैसे हमने ClF5 लिया, तो इसको हम BrF5 के फॉर्म में भी देख सकते हैं, इस अणु को भी देख सकते हैं। और यदि हम ClF5 के रूप में देखेंगे तो ये इस तरह से बन जाएगा, बीच में Cl और यहाँ पर ये हम बना सकते हैं इस प्रकार से, Cl केंद्रीय परमाणु है और A1, 2, 3, 4 और ये 5 शो करेंगे, और एक जो है वो यहाँ पर प्रेजेंट है लोन पेयर के रूप में। तो ये फ्लोरीन, 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 फ्लोरीन और ये फ्लोरीन। तो इसकी संरचना जो है वो विकृत हो गई, विकृत होकर इसकी संरचना हो जाती है वर्ग पिरामिडी। तो ये जो संरचना वर्ग पिरामिडी हुई है ये अकॉर्डिंग टू VSEPR थ्योरी है। अकॉर्डिंग टू VSEPR थ्योरी लोन पेयर प्रतिकर्षण सबसे ज़्यादा होता है और लोन पेयर बॉन्ड पेयर उससे थोड़ा कम होता है, और बॉन्ड पेयर के बीच प्रतिकर्षण सबसे कम होता है। तो चूंकि यहाँ पर एक लोन पेयर है, फिर बॉन्ड पेयर, तो कई प्रकार के प्रतिकर्षण यहाँ दिखाई देते हैं। तो चूंकि लोन पेयर प्रेजेंट है तो इसके लिए इसकी संरचना विकृत होकर हो जाती है वर्ग पिरामिडी। अब हम जानेंगे IF7, जो कि हम कक्षा 11वीं में भी पढ़ चुके हैं। IF7 का जो संकरण होता है तो इसमें आयोडीन के लिए परमाणु क्रमांक होता है 53। चूँकि आयोडीन जो है वो यहाँ केंद्रीय परमाणु है, और आयोडीन के लिए जब हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाएंगे तो यहाँ पर भी हम केवल बाह्यतम कोश को ही शो करेंगे, क्योंकि संकरण में तो हम जानते ही हैं कि केवल बाह्यतम कोश ही पार्टिसिपेट करता है। तो यहाँ पर ये हो गया 5s2, 5px2, 5py2, 5pz1। तो यहाँ पर 5p है। अब चूंकि यहाँ F7 है, अर्थात यहाँ तो केवल एक ही अयुग्मित हमें दिखाई दे रहा है, आयोडीन में एक ही अयुग्मित है। तो यहाँ पर उत्तेजित होकर 5p y में से एक इलेक्ट्रॉन उत्तेजित होकर 3d में जाता है। सेकेंड स्टेप में यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन उत्तेजित होकर आएगा, और थर्ड स्टेप में यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन उत्तेजित होकर के इस वाले कक्ष में जाता है। तो इस प्रकार हम देखेंगे कि जब हम आयोडीन की उत्तेजित अवस्था में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को बनाएंगे तो हम ये पाएंगे कि यहाँ पर 7 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन दिखाई देते हैं। 7 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होने के कारण यहाँ हम देख रहे हैं एक भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है। तो ये से इसे मैंने अभी एक ही पद में बना दिया है। आप लोग इसको, जैसे यहाँ पर हमने समझा था कि 2 अलग अलग पद में हमने 2 अलग अलग इलेक्ट्रॉन को उत्तेजित करके अलग अलग कक्षाओं में पहुँचाया था, वैसे ही यहाँ पर 3 पदों में आपको करना है। पहली बार में एक उत्तेजन, दूसरी बार में दूसरा उत्तेजन, तीसरी बार में तीसरा उत्तेजन। तो 3 पद में जब आप करोगे तो इस तरह से ये फाइनल स्टेप आता है। तो ये वास्तव में आयोडीन 53 जो है इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, जिसमें कि ये 5s1, 5px, 5py, 5pz और ये 5d, ये 5d है। तो यहाँ पर हम देख लेंगे कि sp3d3 इस प्रकार का संकरण यहाँ पर होता है।
तो sp3d3 संकरण होने के कारण इसकी जो संरचना है वो सामान्य रूप से तो इसकी संरचना पंचकोणीय द्विपिरामिडी होती है, और वही होगी क्योंकि यहाँ पर VSEPR थ्योरी का वह पार्ट इंक्लूड नहीं होता है जिसमें कि हमने ये पढ़ा है कि यदि लोन पेयर प्रेजेंट है तो संरचना विकृत होगी। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि एक भी लोन पेयर प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर फ्लोरीन का एक जो 2pZ है उसमें एक एक अयुग्मित है, तो वो जो कक्षक है वो यहाँ पर अतिव्यापित कर हो जाएगा। किसके साथ? sp3d3 जो ऑर्बिटल्स हैं उनके साथ ये अतिव्यापित होगा और इस तरह से बंध बनेगा। जैसे यहाँ भी हमने देखा था कि यहाँ भी एक एक इलेक्ट्रॉन ये अतिव्यापित होकर के जो एक एक इलेक्ट्रॉन अतिव्यापित हो रहा है वो किसका है? फ्लोरीन का है ये। तो यहाँ भी हमने देखा था कि 5 फ्लोरीन थे, तो पांचों फ्लोरीन में 2pZ1 है, तो ये पांचों फ्लोरीन का जो 2pZ1 है वो sp3d2 जो कक्षक बना है इनके 5 कक्षकों के साथ अतिव्यापित होगा। ठीक उसी प्रकार IF7 में भी हम ये देखेंगे कि चूंकि यहाँ संकरित कक्षक बने हैं 7, तो सातों संकरित कक्षक जो है आयोडीन के वो फ्लोरीन के 2pZ के साथ अतिव्यापित हो जाएंगे, क्योंकि फ्लोरीन के बाह्यतम कोश में जो 2pZ देखते हैं सभी में हम देख रहे हैं एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। तो जब अतिव्यापन होगा तो इस प्रकार से बॉन्डिंग होगी। तो अब इसकी जो संरचना है वो इस प्रकार से होगी। चूंकि इसमें किसी भी प्रकार का लोन पेयर प्रेजेंट नहीं है तो इसकी संरचना होती है पंचकोणीय द्विपिरामिडी। तो यहाँ इसकी संरचना हम बनाएंगे ऐसे पंचकोणीय ये द्विपिरामिडी। तो ये आयोडीन हो गया, इस तरह से हम ये आयोडीन को शो करेंगे। ये आप आयोडीन बना दीजिए, यहाँ पर आयोडीन बना दिए और बीच में आयोडीन बनाने के बाद ये चारों तरफ हम फ्लोरीन को शो करते हैं। तो इसकी संरचना हो जाती है, क्योंकि ये पंचकोणीय संरचना है। देखिए ये पंचकोणीय बना है, आप इसे और सुंदर तरीके से बना सकते हैं। ये इस तरह से ये पंचकोणीय संरचना है और ये जो दो बॉन्ड बना है एक ऊपर और एक नीचे, ये द्विपिरामिडी, मतलब ये पंचकोण तो दिख रहा है पंचकोणीय और द्विपिरामिडी। तो यहाँ जो बॉन्ड एंगल होता है पंचकोणीय मतलब यहाँ 5 कोण 72 अंश के होते हैं और द्विपिरामिडी मतलब यहाँ 2 कोण जो है वो 90 अंश के होते हैं। तो इस प्रकार यहाँ पर हमने देखा कि जो IF7 है वो इस प्रकार से संकरित जो कक्षक इसमें हमने देखा। एक एक उदाहरण हमने सभी अंतर हैलोजन यौगिकों के जाने। तो जो अंतर हैलोजन यौगिक होते हैं, इन अंतर हैलोजन यौगिकों के बहुत सारे गुण भी होते हैं। जैसे हमने देखा कि अंतर हैलोजन यौगिकों की जो प्रकृति होती है वो ध्रुवी होती है। हमने ClF में देखा कि इसकी प्रकृति होती है ये ध्रुवी नेचर के होते हैं। अगर आपको कैरेक्टरिस्टिक लिखने आता है तो आप ये लिख सकते हो कि ये ध्रुवी होते हैं। और ज़्यादातर जो अंतर हैलोजन यौगिक होते हैं वो वाष्पशील, ठोस या द्रव होते हैं। और इसमें जो ये भौतिक गुण के आधार पर देखा जाए तो अवयवी हैलोजन के मध्यवर्ती होते हैं। मतलब Cl और F का जो भी भौतिक गुण होगा उसके बीच का जो गुण होगा वो इनके यौगिकों का होगा। मतलब अंतर हैलोजन यौगिकों का जो गुण होता है वो जो अवयवी हैलोजन है उनके गुणों का मध्यवर्ती होता है। क्रियाशीलता तो हमने देखा कि जो अंतर हैलोजन यौगिक होते हैं वो हैलोजन की अपेक्षा अधिक क्रियाशील होते हैं, क्योंकि वहाँ पर जो बनने वाला बंध है Cl और F के बीच में बनने वाला जो बंध है वो अधिक ध्रुवीय होता है साधारण हैलोजन अणु की तुलना में। तापीय स्थायित्व यदि देखा जाए तो ऋण विद्युतता में अंतर होता है और अंतर में जैसे जैसे वृद्धि होती है तापीय स्थायित्व में भी कमी होती जाएगी, क्योंकि जितना ज़्यादा अंतर होगा ऋण विद्युतता में इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की टेंडेंसी बढ़ेगी, तो बंध यहाँ दुर्बल होता जाएगा, तो जो तापीय स्थायित्व है वो भी कम होता जाएगा। तो किसी भी अंतर हैलोजन यौगिक का जब निर्माण होता है तो दो जो हैलोजन होते हैं उनकी ऋण विद्युतता में जितना ज़्यादा डिफरेंस देखने को मिलता है उसके तापीय स्थायित्व में उतनी ही कमी होती है। इसके कई बनाने की भी विधियाँ होती हैं, जैसे साधारण रूप से आप इसे कैसे भी बना सकते हैं। जैसे मान लीजिए यदि हम ClF बनाना चाहते हैं या Cli बनाना चाहते हैं तो इस तरह से इसको बनाने की विधि में जैसे Cl2 है और
I2 है, इसको यदि 473 केल्विन में गर्म किया जाएगा तो ये 2ICl एक हेलोजन कंपाउंड है, उसमें कन्वर्ट हो जाएगा। अगर हम ICl3 बनाना चाहते हैं तो I2 + 3Cl2, यानी थोड़ा हम क्लोरीन की मात्रा बढ़ा देंगे तो ये बन जाएगा 2ICl3। इसी प्रकार यदि हम ClF5 बनाना चाहते हैं तो Cl2 + 5F2, यदि हम हाई टेम्परेचर लेंगे, यहाँ पर बहुत अधिक टेम्परेचर हाई कर देंगे तो यहाँ बन जाएगा 2ClF5, ये बन जाएगा। यदि हम IF7 बनाना चाहते हैं तो यहाँ पर हम IF5 और F2 की क्रिया करा देंगे तो यहाँ पर लगभग 523 केल्विन टेम्परेचर पर ये क्रिया होगी और बनेगा IF7। तो ये कुछ विधियाँ भी आप याद कर सकते हैं बनाने की, हेलोजन अंतर हेलोजन यौगिकों को बनाने की कुछ विधियाँ भी आपको पता होनी चाहिए। अगर उपयोग हम देखें तो इसकी जो प्रकृति होती है वो हमने देखा कि इसकी प्रकृति ध्रुवीय होती है। तो उपयोग जब आप लिखोगे तो इसकी प्रकृति ध्रुवीय होने के कारण कई रिएजेंट, कई जगह पर ये रिएजेंट के रूप में, विलायक के रूप में उपयोग में लाया जाता है और ये एक अच्छा फ्लोरीनी कारक होते हैं, एक अच्छे फ्लोरीनी कारक के रूप में प्रयोग में लाए जाते हैं। जैसे कि यूरेनियम का जब फ्लोरीनीकरण करते हैं तो ClF के प्रेजेंस में यूरेनियम का फ्लोरीनीकरण करने पर यूरेनियम हेक्साफ्लोराइड बनता है और 3 ClF अलग होते हैं, मतलब 3 ClF के अणु अलग होते हैं। तो इस प्रकार जो अंतर हेलोजन यौगिक है इसके कुछ उपयोग भी आपको जानने चाहिए कि ये एक अच्छे फ्लोरीनी कारक होते हैं, ध्रुवीय होने के कारण ये अच्छे विलायक के रूप में कई जगह केमिस्ट्री में या कई केमिकल रिएजेंट्स में इसका प्रयोग होता है।